बच्चों, विजयनगर के शासन व्यवस्था के बारे में आपको मैंने इसके पहले बता दिया है। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आज मैं एक नया प्रश्न आपको लिखवा रही हूँ, उसको आप तैयार करिए। ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से विस्तृत उत्तरीय में से भी आप लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न छांट सकते हैं। ये सब तैयारी करिएगा। प्रश्न लिखिए। स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया? उन्होंने इन परंपराओं का मंदिर स्थापत्य में किस प्रकार का प्रयोग किया? स्पष्ट करो। आंसर लिखिए। तुंगभद्रा नदी के तट पर लगे विजयनगर शहर का उत्तरी भाग चट्टानी है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती थीं। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव के रूप विरूपाक्ष से विवाह करने के लिए तपस्या किया था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जनरल मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के उपरांत 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। सन 1776 ईस्वी में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के रूप में मान्यता प्रदान की गई। वास्तुविदों को प्रेरित करने वाले तत्व दक्कनी शासकों की तरह विजयनगर के शासक ने भी मंदिर निर्माण की समृद्ध परंपरा निभाई थी। शासकों ने स्थापत्य कला की दृष्टि से भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। जिन मंदिरों में पशुओं की आकृतियाँ, घोड़े, हाथी, फूल पत्तियाँ, नारियों की विभिन्न मुद्राएं आदि विभिन्न बहुत ही आकर्षक तरीके से उकेरी गई थी। विजयनगर के शासक वास्तुविदों को मंदिर निर्माण के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए इनको संरक्षण भी प्रदान करते थे। वास्तुविदों की सबसे बड़ी उपलब्धि कल्याण मंडप एवं 1000 स्तंभों वाला गोपुरम का निर्माण था। ये दोनों अपने समय में अद्वितीय थे। फारस का दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर की किलेबंदी से बहुत प्रभावित था। इसका वर्णन करते हुए वह लिखता है कि किलेबंदी 7 चरणों में विभाजित थी। वस्तुओं के निर्माण में कहीं जोड़ने के लिए किसी भी पदार्थ का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। स्थापत्य कला की दृष्टि से कुछ संरचनाओं का वर्णन ध्यान दो। राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में कमल भवन या लोटस महल था, जबकि इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बनाया गया था। मैकेंजी ने सर्वेक्षण करके
विजयनगर का एक मानचित्र बनाया था और अपने सर्वेक्षण के आधार पर कमल महल को एक परिषदीय भवन कहा था। कमल महल के करीब हाथियों के अस्तबल का निर्माण करवाया गया था। तात्पर्य यह था कि हाथियों का पालन एक समृद्धि एवं शक्ति के रूप में देखा जाता था। कुछ समकालीन राजाओं के वंश भी हाथियों के नाम पर थे, जैसे उड़ीसा का गजपति वंश। विजयनगर के कुछ शासकों ने गजवेटकर अर्थात हाथियों को मारने वाला की उपाधि धारण की थी। विजयनगर के शासकों ने प्राचीन परंपराओं को अपनाया तथा उसमें नवीनता का भी समावेश किया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण गोपुरम है। ये संरचनाएं राजकीय सत्ता की द्योतक थीं। राय गोपुरम तथा राजकीय प्रवेश द्वार, इनके समक्ष केंद्रीय देवालयों की मीनारें बहुत छोटी प्रतीत होती थीं। इन्हें देखकर लंबी दूरी से ही यह आभास होता था कि आगे मंदिर है। ये संभवतः शासकों की शक्ति को याद दिलाते थे। मंडप तथा गलियारे प्रायः मंदिर के परिसर में स्थित देवालयों के चारों तरफ बनाया जाता था। दूसरा है विरूपाक्ष मंदिर। यह सबसे प्राचीन मंदिर लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में बनवाया गया था, परंतु विजयनगर की स्थापना के बाद इसका विस्तार किया गया। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडल कृष्णदेवराय ने अपने सिंहारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे बारीकी से उत्कीर्ण किया गया था। इसके स्तंभों को विभिन्न आकृतियों से सुसज्जित किया गया था। पूर्वी गोपुरम का निर्माण कार्य का श्रेय भी कृष्णदेवराय को भी दिया जाता है। इन परिवर्धनों के परिणाम स्वरूप केंद्रीय देवालय संपूर्ण परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। विट्ठल मंदिर दूसरा प्रसिद्ध मंदिर विट्ठल मंदिर है। यहाँ प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो प्रायः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप थे। इस देवता की पूजा करना यह दिखाता है कि विजयनगर के साम्राज्य में अन्य संस्कृतियों को भी ग्रहण किया था। इस मंदिर में कई सभागार तथा रथ का एक अनूठा मंदिर भी है। रथ गलियां मंदिर परिसरों की एक प्रमुख विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों के फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिसमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरम का निर्माण स्थानीय नायकों द्वारा भी किया गया था। हजार राम मंदिर राजकीय केंद्र में स्थापित था, जहां केवल राजा और उनके परिवार के लोग धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाते थे। यहाँ मंदिर के आंतरिक दीवारों पर रामायण से संबंधित कुछ अंशों को उत्कीर्ण किया गया था। विजयनगर के अब दूसरा प्रश्न लिखो।
विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का विवेचन करो। उत्तर लिखो। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य पर 4 वंशों के शासकों ने क्रमशः राज्य किया था। प्रथम वंश संगम वंश, जिसमें 6 राजा थे क्रमशः। पहला हरिहर प्रथम, दूसरा बुक्का, तीसरा हरिहर द्वितीय, चौथा देवराय प्रथम, पांचवा देवराय द्वितीय और छठा विरूपाक्ष द्वितीय थे। द्वितीय वंश जो था वो सालुव वंश था। सालुव वंश के एक राजा नरसिंह सुलु केवल शासन किए थे। उसके बाद तृतीय वंश तुलुव वंश आ गया था। तुलुव वंश में 4 शासकों ने क्रमशः राज्य किया था। पहला वीर नरसिंह, दूसरा कृष्णदेव राय, तीसरा अच्युत राय, चौथा सदाशिव राय। चौथा और आखिरी वंश अराविदु वंश, जो 17वीं शताब्दी तक शासन किया था। सभी शासकों में राजा कृष्णदेव राय की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। उनके समय में विजयनगर चरमोत्कर्ष पर था। शक्तिशाली एवं पराक्रमी शासक कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय 1509 ईस्वी में विजयनगर राज्य की गद्दी पर आसीन हुए। वे अत्यंत साहसी एवं पराक्रमी थे। उन्होंने बहमनी के सुल्तान महमूद शाह को पराजित किया था। 1512 ईस्वी में तुंगभद्रा एवं कृष्णा नदी के बीच रायचूर 2 आप पर उन्होंने अधिकार कर लिया था। 1514 ईस्वी में उड़ीसा के शासकों का दमन करके उदयगिरी दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। उसके उपरांत कोडबिंदु तथा कोडपल्ली पर भी अपना आधिपत्य जमाया। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को पराजित करके गुलबर्गा के दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार कृष्णदेव राय ने विजयनगर की सीमाओं का विस्तार किया था। कला एवं विकास। कला का विकास। कृष्णदेव राय कला के भी संरक्षक थे। उन्होंने भव्य मंदिरों एवं गोपुरम का निर्माण किया था। विरूपाक्ष मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय के राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। कृष्णदेव राय ने नगलपुरम नामक एक नगर की भी स्थापना की थी। इस प्रकार इनके समय में कला का बहुमुखी विकास हुआ। साहित्य का विकास। कृष्णदेव राय साहित्य के भी संरक्षक थे। उनके दरबार में 8 श्रेष्ठ कवि और कलाकार थे, जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। इनके शासनकाल में तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत भाषाओं का विकास हुआ। उन्होंने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक की रचना भी की थी। योग्य प्रशासक। कृष्णदेव राय अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझते थे। उनकी नैतिक एवं भौतिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते थे। धर्मानुकूल शासन करते थे
और सभी धर्मों का आदर करते थे। विदेशी यात्रियों के कथनों से यह ज्ञात होता है कि व्यापार की उन्नति के लिए प्रोत्साहन देते थे। इस प्रकार कृष्णदेव के शासनकाल में विजयनगर एक उन्नत एवं समृद्ध राज्य के रूप में उभरा था। बच्चों, आज यहीं तक। एक प्रश्न मैं दे रही हूँ जिसमें सिर्फ 6 से 8 लाइन का आंसर दीजिएगा। तालीकोटा अर्थात राक्षस तंगड़ी युद्ध के बारे में लिखो। तालीकोटा अर्थात राक्षस तंगड़ी के युद्ध के बारे में लिखो।